बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और आप देख रहे हैं DNA न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटला अरब अली ख़ान में। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब, उम्मीदवार हल्का PP 28 डॉक्टर तारक सलीम साहब, जो आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और हमारे इलाके में सारे ही तकरीबन लोग जानते हैं, सारे देखने वाले इनको जानते हैं। आज इनसे हमारी नशिस्त है, इनसे जानेंगे कि आजकल जो इलेक्शन की सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे और इनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद अली ख़याली साहब ठीक ठाक है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप इलेक्शन में क्यों आए? बुनियादी बात यह है कि मैं तलबा की सियासत की है। मैं ज़माना तालिब इल्मी के अंदर इस्लामी जमी तलबा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का नाज़िम रहा। 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में मैंने अपनी यूनियन कौंसल सबौर कहलाती है, उससे इंतखाब में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल व करम से हल्का इंतखाब के अवाम ने हमें जिस मोहब्बत से नवाजा और हम कामयाब हुए और मैं तहसील असम्बली के अंदर पार्लिमानी लीडर बना पूरी तहसील के उज़्बे इक़्तिदार की पार्टी का। फिर 2005 के इलेक्शन के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इंतखाब में बराह रास्त हिस्सा लिया और ज़िला गुजरात के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने, जिनमें कौंसलर से चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे इतने वोट दिए कि पूरे ज़िले गुजरात के अंदर 180 वोट मिले थे चौधरी शुजात साहब के एक दोस्त को और 170 वोट जो है वो मुझे मिले थे। तो पूरे गुजरात में बड़े बड़े ख़ानदान मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक आम घराने का एक फ़र्द जो है उसका कामयाब होना और ज़िला कौंसिल के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर का अपना किरदार अदा करना, एक ऐसा काम था कि जिस काम को अल्लाह के फजल से हमारे तमीर व तरक्की के काम को भी लोग आज भी याद करते हैं और हमारे अदवार के अंदर हमने जो डेवलपमेंट कराई थी अल्लाह के फजल से आज भी 22 साल गुजरने के बाद भी वो मौजूद है। बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर गलबा दीन की जद्दोजहद भी करती है, माशरे की इस्लाह भी करती है। खिदमत खल्क के दायरों के अंदर आप देखें तो अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब का मैं सरपरस्त हूँ, उसने जो काम किया है उसको अपने और पराए हामी और मुखालिफ सभी ने उसका एतराफ़ किया और तमाम लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। कितनी बार आप इस इंतखाबी मैदान में कामयाब हुए? मैंने 3 इंतखाब लड़े, 2 में मैं कामयाब हुआ और एक के अंदर में आर्जी नाकामी हुई। तो इस लिहाज से हमारी कामयाबी का तनासब जो है वो बहुत अच्छा है। लाकानूनियत, पकड़ दकड़ और हर वक्त मुल्क में अफरा तफरी, इसकी क्या वजह है? मौजूदा इंतखाबात के अंदर तो इस वक्त जो अफरा तफरी है, लाकानूनियत है, ये मैं से पाकिस्तान की बदनसीबी कहूँगा कि जब माजी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूर करना था तो उनके ख़िलाफ़ ये सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए थे और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के अफराद को आगे लाई थी। अब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से जो अफराद आए थे उनको हटाने के लिए वो सारे हथकंडे साबका हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी आज़ादी होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तमाम लोगों को अपनी बात करने का, अपना प्रोग्राम और अपना एजेंडा और अपना मंशूर देने का पूरा मौका मिलना चाहिए और फिर कौम जिसको मुंतखब करे उसके हवाले इक़्तिदार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज मुल्क के अंदर जो हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये दुरुस्त अमल नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, हर बंदे का जो नारा है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। तो आप इक़्तिदार में आके गरीब लोगों के लिए क्या करेंगे? गुर्बत तो हर आने वाले दिन बढ़ रही है। ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ पैदा हो रहा है। बाकी रोटी, कपड़ा और मकान की बात आप कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की बात जिन्होंने की थी, सिंध के अंदर बार बार के इक़्तिदार के बावजूद, मुसलसल इक़्तिदार के बावजूद, वो रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो नहीं दे सके। और जालब जैसे शायर ने कहा था, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है मेरे देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों को। जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर खिदमत खल्क का बहुत बड़ा नेटवर्क रखती है।
इक़्तिदार के अंदर न भी हूँ तो इस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर अस्पतालों का, एम्बुलेंसों का, फ्री डिस्पेंसरियों का, राशन स्कीम का, सैलाब और ज़ल्ज़लों के अंदर, कोरोना के अंदर हर जगह हमने काम किया। और आलमी ज़राए अबलाग ने भी, आलमी मीडिया ने भी, पाकिस्तान के मीडिया ने भी हमें अहमियत दी और पाकिस्तान की तमाम जमातों के जो अखलास वाले वर्कर हैं उन सब ने माली वसाइल भी हमें दिए और हमारे काम की तहसीन भी की। और आज अल-खिदमत फाउंडेशन जब भी कोई सैलाब आए, जलजला आए, कोई आफत आए तो उसका नाम सामने आता है। लोग सिराजुल हक की तरफ देखते हैं, लोग उनकी टीम के सिपाहियों की तरफ देखते हैं और हर मौके पर हम इंशाअल्लाह अवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बाकी गुर्बत की बात की तो गुर्बत उसी सूरत ख़त्म होती है, हुक्मरानों के प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएँ, अल्ले तल्ले ख़त्म हो जाएँ, एक मयार कायम कर लिया जाए कि इससे बड़ी गाड़ी कोई नहीं रख सकता और हर आदमी जो है वो इस साइज़ का मकान बनाए ताकि अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है, जो दीवार बर्लन खड़ी हुई है, इसको भी ख़त्म किया जा सके। और वो जो आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का निज़ाम दिया था, उस मसावात के नतीजे के अंदर हर शहरी को आज़ादी के साथ, आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर, किसी की ग़ुलामी के अंदर न रहे बल्कि वो एक आज़ाद इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये हमारा मिशन है। हम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालना चाहते हैं और इंसानों के रब की ग़ुलामी के अंदर देना चाहते हैं। एक ख़बर गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो है गर्दिश कर रही है कि जमात इस्लामी PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, इसमें क्या सदाकत है और इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बुनियादी बात तो ये है कि लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, आरा भी होती हैं और उनको हक़ है कि वो ख्वाहिश भी करें और आरा भी कायम करें। रही बात PTI के साथ हमारे किसी सतह पर इत्तेहाद की और इत्तेहाद की, ज़ाहिर है PTI की क़यादत इस वक्त मुंतशिर है, उसको मुंतशर किया गया है, बल्कि तितर बितर किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी माजी के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ हमने हुकूमत की थी, हमारे वज़रा थे, उन्होंने डिलीवर किया था और हुकूमत मुकम्मल जब हुई थी गुज़श्ता सेशन के अंदर तो वज़ीर आला सरहद ने हमारे वज़रा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि जमात इस्लामी के सूबाई असम्बली के मेंबरान और इनके वज़रा ने सबसे बेहतरीन डिलीवर किया है और इन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो माजी में एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देती रहीं, सिक्योरिटी रिस्क करार देती रहीं, वो इकट्ठी हो सकती हैं। PDM के इत्तेहाद के अंदर 11 जमातें इकट्ठी हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून MKM पर इल्ज़ामात लगाती है, MKM के साथ मियां नवाज शरीफ बैठ सकता है, तो जमात इस्लामी तो बदरजा उला ये हक रखती है कि वो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के साथ बैठे, अपने एजेंडे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और उसके नतीजे के अंदर इस मुल्क के अंदर डिलीवर हो, खुशहाली आए, अंधेरे खत्म हो और सियासत का मिजाज और कल्चर तब्दील हो जाए। किस तरह जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हो, जनाब सिराजुल हक हो, पार्लियामेंटेरियन लियाकत बलोच हो, अब्दुल अकबर चित्राली हो, हमारे लोगों ने आम लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी है, आम लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, उनको उसी तरह क्वाटो बच्चों की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी का वजूद इस मुल्क के अंदर एक नेमत है। हम लोगों को बताते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो भी कौमी सियासत के अंदर आ सकते हैं। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक दरमियाने दर्जे के ख़ानदान में जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माली वसाइल नहीं थे, अगर इल्मी एतबार से, शराफत के एतबार से हमारे ख़ानदान के लोग कदर करते हैं इलाके के। और मैं समझता हूँ कि अगर जमात इस्लामी ने मुझे पंजाब का अमीर बनाया है, मैं मिली यकजहती कौंसिल जो पाकिस्तान की दीनी जमातों का इत्तेहाद है, मजहबी जमातों का, उन 17 जमातों के इस इत्तेहाद का मैं पंजाब का सदर मिली यकजहती कौंसिल का, तो ये क्रेडिट तो जमात इस्लामी को जाता है कि एक वर्कर को उठाती है और उसे कौमी मंतरनामे के अंदर कौमी सियासतदानों के बराबर ला कर बिठा देती है। इससे पहले आपने अपने इलाके में इलेक्शन नहीं लड़ा, इस बार क्या वजह बनी कि आपने अपने इलाके को चूज किया? देखिए, पहले भी मैंने 2001 का इलेक्शन अपने इलाके से लड़ा, अपनी यूनियन कौंसिल से मुंतखब हुआ था, भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ था, हमने डिलीवर किया था। 2005 का इलेक्शन मैंने जिला गुजरात से लड़ा था। जाहिर है ये इलाका हमारी जन्मभूमि है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, पले पड़े हैं, हमारी स्कूलिंग इधर की है। मैं इसी समझता हूँ कि मेरी जमात ने मुझे हुक्म दिया, मेरी जमात तो मुझे अगर कहे ना कि तुम खैबर के अंदर जाकर इलेक्शन लड़ो, कराची के अंदर जाकर लड़ो, ट्राइबल एरिया के अंदर भी भेज दे, तो मैं वहाँ भी जाकर अपनी जमात के सामने
सरेंडर करूंगा और उसकी जो भी आर्डर होगा मेरे लिए मैं उसको कबूल करूंगा। जिस तरह दूसरे कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने साथ गनमैन रखे हुए, मैं देख रहा हूं कि आपने भी जो है वो गनमैन रखे हैं, इसकी क्या वजह है? हमारे गनमैन तो हमारी रात गए तक इंतखाबी कैंपेन हम करते हैं। दूर दराज के इलाके हैं, मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ आबादियों के निशान तक नहीं होते, हम तो उस अंदाज से एक दो लोग साथ रखते हैं। लेकिन बाकी लोगों के जो गनमैन हैं वो तो लोगों पर खौफ और दहशत बिठाने के लिए, उनके असाब पर सवार होने के लिए होते हैं। आप देखें कि हमारे गनमैन जो हैं वो भी एक दायरे के अंदर रहते हैं और ऐसा नहीं होता कि उनकी मौजूदगी में किसी पर खौफ तारी हो। हम तमाम लोगों के साथ यकसा अंदाज में मिलते हैं, लोग हमारे साथ बैठते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे पास हर फर्द, एक ठेले वाला भी, एक मजदूरी करने वाला भी, दिहाड़ीदार मजदूर भी और बड़े से बड़ा आदमी भी आता है तो हमें मिल सकता है। हमारे रास्ते के अंदर कोई ऐसे दरबान नहीं बैठे जो लोगों के रास्ते में रुकावट बनाए। इसलिए कि हमने जो अफराद अपने साथ महदूद दायरे के अंदर रखे हैं वो तो हम अपने दूर दराज राबता आवाम के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है, तो इस हवाले से हमने रखे हैं। अदरवाइज आम हालात में आप देखते हैं कि हम बगैर सिक्योरिटी के, बगैर गार्डों के, हम तनहा कभी गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी गाड़ी में बैठे होते हैं, तो इसकी अल्लाह के फजल से ना ज़रूरत कभी पड़ी है और ना हम इसको कोई अपने लिए नागुज़ीर समझते हैं। अल्लाह ताला का खौफ हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह की ज़ात पर तयक्कन हमारे लिए काफ़ी है। हम उसी को याद करते हैं, उसी को अपना इलाह और रब मानते हैं और उसी की बुनियाद पर खड़े होते हैं और वक्त के बड़े बड़े लोगों के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदाए बुजुर्ग बरतर के खौफ के अलावा किसी और खौफ को अपने करीब लाना जाए उसे शिरक समझते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? अगर होंगे तो क्या साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये वाहिद इलेक्शन है जो 8 फरवरी के दिन तक लोग पूछते रहेंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। आपने इस्लामाबाद का तजर्बा देखा, माजी में इस्लामाबाद में अदालतों ने फैसला दिया इलेक्शन कराएं, आर्डर हो गए, लेकिन सुबह अमला नहीं आया। दूसरी बात मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के ये इलेक्शन हर एतबार से मुतनाज़ा रहेंगे। इनके नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा, ना पाकिस्तानी अवाम करेगी, ना आलमी सतह पर जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वो करेंगे। इसलिए कि आप एक जमात के हाथ पांव बांध देते हैं, रस्सियां डाल देते हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। और दूसरी जमात का आलम यह होता है कि आप देखें कि इस वक्त भी तरक्याती काम हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर हो, डीपीओ हो, वो उन लोगों को प्रोटोकॉल देने के अंदर मसरूफ है और उनके आगे पीछे अटो बच्चों है, उनकी गाड़ियां हैं। मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी और इब्तदाई धांधली है कि आप एक जमात को दीवार के अंदर चुन दें और दूसरे लोगों को आप बिल्कुल खुला मैदान दे दें। लेकिन मोहम्मद अली ख्याली साहब इस खुले मैदान के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवार बदहवासी का शिकार है, उनके अंदर वो एतमाद नहीं है। वो ये जानते हैं कि हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तानी कौम को महंगाई का, करप्शन का, लूट मार का, खाना कल्चर का, डेरा कल्चर दिया है। और आज मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो भी मकबूल आम इस एतबार से नहीं हो रहा कि वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें इक़्तिदार दे दें तो हम मुल्क के हालात बदलेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कौमी सियासतदान, मैं बसादत पूछता हूं कि मियां साहब आपके पास जो गिदड़ सिंगी है इक़्तिदार में आने के बाद, वो अपने भाई शहबाज शरीफ को आपने क्यों नहीं समझाई? मियां शहबाज शरीफ पीडीएम की जमातों के साथ उसकी नाकामी तो नविश्ता दीवार है। फिर आप वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, आपके भाई शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे, आप वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहा। आपने तो बार बार के इक़्तिदार में ये साबित किया है कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज महंगाई का जिन बेकाबू है, बिजली के बम गिर रहे हैं, पेट्रोल के बम गिर रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ना गुफ्ता वे है, सड़कें उधड़ी हुई हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है, मुस्लिम लीग नून पर, फिर पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर हिस्सेदार है। तो बार बार इक़्तिदार उनका रहा, लेकिन ना वो सिंध के अंदर लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दे सके, और पंजाब के अंदर तो अब बोरिया बिस्तर उन्होंने क्लोज किया है, हो रहा है उनका बोरिया बिस्तर। पीटीआई को इक़्तिदार जरूर मिला था, लेकिन पीटीआई की हुकूमत अगर अपने
वक्त पूरा करती, मुद्दत पूरी करती, तो फिर उस पर भी ये सवाल और उंगलियां उठ सकती थीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि माजी के तजर्बात में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और इसी तरीके से इमरान खान साहब की ख़त्म हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जमात मैंडेट लेके आए, आप उसको टेन्योर पूरा करने दें, फिर वो बताए कि हम दूध और शहद की नहरें क्यों नहीं बा सके। इलाका की अवाम आपको वोट किस लिए दे? इलाके की अवाम हमें वोट पहले भी देती थी। मैंने दोनों इंतखाबात का तस्करा किया, तहसील कौंसल का और ज़िला कौंसल का। अब भी अवाम इसलिए हमारे साथ है कि हमारी तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर भी और हमारी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी ना कोई करप्शन है, ना कोई स्कैंडल है, ना कोई लूटमार है, ना कोई कब्जे हमने किए हैं, ना हमने कब्जा माफिया की सरपरस्ती की है। हमने साफ सुथरी सियासत की है, रोज़े रोशन की तरह हमारी ज़िंदगी है और हमने इक़्तिदार में होते हुए भी और इक़्तिदार के बगैर भी डिलीवर किया है। हमने हर मौके पर दुखी इंसानियत की खिदमत के काम का बीड़ा उठाया और अपने हिस्से का काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सियासी जमातों के अंदर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पार्टियां बदलते हैं, ईमान और ज़मीर की मंडी लगवाते हैं, वहाँ एक ऐसा सियासी कारकुन जिसने ज़माना तालिब इल्मी के अंदर जिस प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया था, आज तवील अरसा गुजरने के बाद वो उसी जमात के अंदर है। किसी चमक ने, किसी मिंबरी ने और किसी ओहदे और मनसब ने उसकी नज़रों को खीरा नहीं किया। तो हम तो कहते हैं कि पहचान ले हमें निगाह इंतखाब वक्त, हम जबर की हदों में भी साबित कदम रहे। तराजू का जो निशान है, तराजू का एक बहुत बड़ा मतलब है, बेहतरीन मतलब है जिसको इंसाफ कहते हैं। तो क्या इक़्तिदार में आके ये जो आजकल नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत शुरू हो गई है, इस पे कंट्रोल किया जा सकेगा? मैं पूरी जिम्मेदारी से, कोई बयानबाजी नहीं है, जमात इस्लामी को आप इस मुल्क का इक़्तिदार दे दें, 6 महीनों के अंदर अंदर, ये भी ज़्यादा मैंने बता दिया, 3 महीनों के अंदर अंदर ये लाकानूनियत, ये गुंडागर्दी ये ठीक ना हुई तो इन चौकों और चुराहों के अंदर खड़े करके आप हमें गोलियां मार दें। ये तो इतने आसानी के साथ ठीक हो सकता है, आप सबके लिए कानून बना दें। इस्लामी तारीख के बहुत सारे वाक़यात हैं, आका और ग़ुलाम के दरमियान तमीज़ ख़त्म होती है, काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म होता है, अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क होता है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ज़रा गुजरात के 6-8 शहरों के अंदर आप अदल करके दिखा दें, एग्जाम्पल सेट कर दें, कुछ मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर आप उनको इबरत का निशान बना दें, तो मैं देखता हूँ कि फिर कौन बड़ा आदमी है जो जुर्म करेगा। इसलिए मोहम्मद अली ख्याली साहब, खलीफा अव्वल जनाब उमर अबू बकर सिद्दीक ने यह बात कही थी रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने कहा था, मेरे नज़दीक जो कमज़ोर है वो रियासत की कुव्वत से मैं उसे ताकतवर कर दूंगा, और मेरे नज़दीक जो ताकतवर है रियासत की कुव्वत से मैं उसे कमज़ोर कर दूंगा, उसकी हम से अकड़ी हुई गर्दन जो है उसको मैं झुका दूंगा। रियासत के पास तो बड़ी ताकत है, लेकिन रियासत मां बन जाए, रियासत फरीक न बने, रियासत अदल का निज़ाम कायम करे। कोई बड़ा आदमी आता है, छोटा आता है, जो उसकी जद के अंदर आता है, फिर उसके साथ इंसाफ किया जाए। चंद मिसालें आप दे दें, मैंने बहुत बड़ी बात की है कि अगर 3 और 6 महीनों के अंदर हम ये लाकानूनी और गुंडागर्दी खत्म न कर सके, पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देने के अंदर कामयाब ना हो सके, वो महफूज हैं, उनकी इज्जतें महफूज हैं, उनके माल महफूज हैं, उनकी जायदादें महफूज हैं, तो मैंने कहा कि आप बेशक हमें चौकों के अंदर खड़ा करके हमें गोलियां मार दें। ये कैसे ठीक हो जाते हैं? माजी में अंदर एक हुक्मरान आए हैं, चंद महीनों के अंदर उन चीज़ों को ठीक किया, और ठीक हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो। इसलिए जमात इस्लामी के पास सलाहियत है। इसके लोग जब भी वजारतों के अंदर हैं, लोग कहते हैं जमात इस्लामी को इक़्तिदार नहीं मिला। प्रोफेसर गफूर अहमद साहब वफाकी वज़ीर पैदावार रहे, चौधरी रहमत अलाई सनतों के वज़ीर रहे, महमूद आज़म फारूकी इत्तलात व नशरियात के वज़ीर रहे, जनाब सराजुल हक अमीर जमात इस्लामी खजाने के 2 बार वज़ीर रहे, अनायतुल्लाह खान बल्दियात के वज़ीर रहे, रावलपिंडी से डॉक्टर अफसल एजाज ट्रांसपोर्ट के वज़ीर रहे। हमारे असम्बलियों के अंदर MNA कभी 22 थे, कभी 9 थे, कभी 4 थे। जितने MNA और MP हमारे जाते थे, सेनेटर जाते थे, फिल डॉट ने बार बार ये कहा कि जमात इस्लामी के लोग अहलियत की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर, सलाहियत और सालहियत की बुनियाद पर
इस एतबार से मौजूद हैं कि इनके किसी फर्द पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की कोई एक जमात जिसके लीडरों पर करप्शन का इल्ज़ाम ना हो। पूरे मुल्क में आप अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं या फिर सिर्फ पंजाब में? मैं जमात इस्लामी नॉर्थ पंजाब का अमीर हूँ। 100% सीटों पर हमने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान को नामजद किया और मैं ये समझता हूँ ये वो बुनियादी काम था जो हमने किया है। अब हमारे वर्कर्स, हमारे कारकुनान, हमारे नुमाइंदे और MNAs और MPA के उम्मीदवार आप देखते हैं, हम मुतहर्रिक हैं, फील्ड के अंदर मौजूद हैं, हमारा मंशूर सामने है। हमने मंशूर दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी और कौमी सतह पर जैंकरों ने एतराफ़ किया कि जमात इस्लामी के अलावा अब तक किसी सियासी जमात ने कोई मंशूर या वो नहीं दिया। नाजरीन, आपने इनकी दिलचस्प बातें सुनी और इंटरव्यू में ये भी साबित हो गया कि जमात इस्लामी और तारक सलीम साहब का क्या विज़न है और ये वोट के हकदार क्यों हैं। आप इनकी बातें सुने, इस इंटरव्यू को सुने तो आपको पता चल जाएगा कि वोट इनको दिया जाए और क्यों दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।